Welcome to the new episode of the New World Order. इस एपिसोड को, इस सीरीज़ को जो हम चला रहे हैं, we will take it to the recent knowledge, recent advancement जितनी भी दुनिया में हो रही हैं. तो अभी इस गैप के अंदर हमने जो एनालिसिस किया, जो रिसर्च की है, तो उससे हमें पता चला कि काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही हैं जिनको हम कवर करेंगे. द फर्स्ट ऑफ ऑल, big powers, and then we broke down into the smaller states, smaller nations. So दुनिया में अभी 3 ही बिग पावर्स हैं, 2 ही ब्लॉक हैं, एक अमेरिका लेड ब्लॉक एंड रशिया चाइना लेड ब्लॉक. So no doubt the block, why the term block? Because of the basis of economic basis of these two blocks. बेसिकली अमेरिका डोमिनेंस वर्ल्ड वार 2 के बाद उसकी सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से थी, और टेक्नोलॉजी थी तो पॉलिटिकल सिस्टम भी स्ट्रांग था. अब उसको टफ टाइम मिल रहा है चाइना से. चाइना ने इस वक्त जो सबसे इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है वो चिप इंडस्ट्री में हुई है. चिप इंडस्ट्री इज़ द बैकबोन ऑफ एवरीथिंग. हमारे मोबाइल फ़ोन से लेके मिसाइलों से लेके हमारी टेलीकम्युनिकेशंस, ठीक है, इन एवरीथिंग वी नो देयर इज़ अ चिप इंडस्ट्री. और चिप इंडस्ट्री के अंदर चिप को बनाने में जो बेसिक टेक्नोलॉजी, जो मेजरमेंट यूनिट है, वो नैनोमीटर है. दुनिया की शुरू की चिप्स अमेरिका का क्लेम है कि उसने बनाई. वो अमेरिका ने भी बनाई होंगी, लेकिन रशिया ने, उसको सोवियत यूनियन ने भी चिप इंडस्ट्री में उसका होल्ड था. लेकिन चूंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा नॉलेज सोवियत यूनियन के रिलेटेड नहीं है, तो हम जो वेस्टर्न क्लेम्स हैं उसको तो हम आगे रख देते हैं. लेकिन सोवियत भी पैरेलल अपनी काम कर रहा था. लेकिन चाइना उस वक्त डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग कंट्री नहीं था. चिप इंडस्ट्री, द जापानीज चिप इंडस्ट्री और अमेरिकन चिप इंडस्ट्री, इनकी काफ़ी कोलैबोरेशन ताइवान में भी थी. तो ताइवान की एक कंपनी जो है TSMC, ये पूरी दुनिया के अंदर चिप सप्लाई करती थी, ये जो अमेरिकन लेड ब्लॉक की तरफ से. चाइना ने इसके कंपैरिजन में अपनी चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लॉन्च की जो कि SMIC के नाम से है. SMIC हवावे के लिए और बाकी चाइना की दीगर कंपनी, हवावे ही मेन उसकी है कंपनी जो मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चर्स करती है, उसके लिए चिप्स बनाती थी. तो इनका कंपटीशंस था. जो एप्पल के अंदर जो चिप्स यूज़ होती हैं वो 14 नैनोमीटर तक मेजरमेंट थी, लेकिन चाइना ने भी रिसेंटली 7 नैनोमीटर की चिप बना के एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया. अब 7 नैनोमीटर का क्या मतलब है? फास्ट कंप्यूटिंग, फास्ट प्रोसेसिंग. तो उसका उन्होंने एक नया मोबाइल लॉन्च किया है जिसको हवावे मैट प्रो 60 कहा जाता है. इस मोबाइल के आने से 20% स्पीड की इम्प्रूवमेंट हुई. ये एक बहुत बड़ी चेंज है, बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू है चाइना के लिए. अब इसके पीछे एक और साइंस थी कि दुनिया की हर चीज़ की बेस तो चिप है. तो चिप की बेस क्या है? चिप किस चीज़ से बनाई जाती है? वो लिथोग्राफिक मशीन्स होती हैं जो चिप बनाने में यूज़ होती हैं. अब लिथोग्राफिक मशीन्स कौन बनाता था? वो एक डच कंपनी है ASML, वो बनाती थी. चाइना को जब भी ये वो ASML मशीनें बेचती थी तो पुराने डिज़ाइन की बेचती थी, ताकि चाइना हमेशा एप्पल्स और इन ब्रांड से एक स्टेप पीछे रहे. क्यों? क्योंकि वो जो मशीनें होती थी वो स्मॉल नैनोमीटर की साइज़ की ट्रांजिस्टर्स चिप नहीं बना सकती थी. तो ये मशीन उन्होंने जब लॉन्च की है, तो इसका मतलब है पॉसिबिलिटी चाइना हैव देयर ओन लिथोग्राफिक मशीन. और अगर नहीं भी है तो उन्होंने दे हैव डिड समथिंग इस 7 नैनोमीटर चिप साइज तक पहुंचने के लिए. तो ये एक बिग अचीवमेंट है. अब दुनिया में सुपर पावर का तयन इन चीज़ों से भी होता है. अब इंडिया खुद को एक सुपर पावर कहता है, मैं इस पर कमेंट्री करूंगा, अहेड ऑफ टाइम है कि आप इतना, आपका कद ही नहीं है और आप बड़े बनते फिरें, क्योंकि चिप इंडस्ट्री इंडिया में नहीं है. तो इसलिए कंपैरिजन स्टेट्स का उनकी ताकत के हिसाब से होता है.
और उनकी ताकत का उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी से, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी से होता है, अपना रोल प्ले। तो बेसिकली एक दिस इज़ अ बिग अचीवमेंट। अब ये फ्यूचर में इम्पैक्ट डालेगी हर एक चीज़ के ऊपर, दुनिया के डिफेंस के ऊपर भी, क्योंकि जो फाइटिंग जेट्स हैं वो भी चिप्स इंडस्ट्री ही की बेस के ऊपर काम करते हैं। और सिर्फ ये चीज़ नहीं, अब सिलिकॉन के अलावा कार्बन के ऊपर भी चाइना में काफ़ी काम हो गया है, काफ़ी पेटेंट्स आ रहे हैं, गो के वो भी कमर्शियल स्केल पे नहीं पहुंचे हैं, लेकिन चिप इंडस्ट्री को फंडामेंटली सिलिकॉन से कार्बन की तरफ ले जाना, इस पे भी चाइना में बहुत काम है। अगर ये हो गया, दैट विल बी अ बिग फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की ये बेसिस बनेगी, बल्कि मैं तो इसको देखता हूँ कि ये फिफ्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बेसिस बन जाएंगे, क्योंकि फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑलरेडी जो 5G टेक्नोलॉजी है उसके आने की वजह से, और रोबोटिक्स के आने की वजह से, और IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स के आने की वजह से, सेंसस टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट की वजह से, और प्लांट्स का, चीज़ों का रिमोट कंट्रोल होने की वजह से, वो ऑलरेडी हम फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में चल रहे हैं। तो अब पॉलिटिक्स की तरफ जाते हैं। अब इस सारी प्रोडक्शन की वजह से एक बिग वेल्थ जनरेट हो रही है चाइना के अंदर। वो बिग वेल्थ चाइना शेयर करना चाहता है, जिस वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। तो पिछले महीने सितंबर में ऑल अफ्रीकन नेशंस का इजलास चाइना में हुआ था। ऑलमोस्ट 50 नेशन हैं, 51 नेशंस हैं, 51 नेशंस। तो ये एक बिग इवेंट था जिसमें चाइना ने 51 बिलियंस डॉलर के प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए अफ्रीका के अंदर। इसमें कुछ लोन्स थे, काफ़ी कुछ एड भी थी, कुछ चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स थी। तो ऑल द हेड ऑफ द स्टेट्स केम टू चाइना। तो ये एक बिग अचीवमेंट थी। दूसरी तरफ पूरा एशिया तकरीबन, सिवाय चंद कंट्रीज़ के, फिलिपीन और साउथ कोरिया और जापान के अलावा, वो ऑलरेडी SCO के ज़रिए और ब्रिक्स के ज़रिए और रशिया चाइना पार्टनरशिप में आर हैप्पी। लास्ट मंथ मंगोलिया के अंदर रशियन प्रेसिडेंट ने विजिट किया, तो मंगोलिया इज आल्सो ऑन द बोर्ड। तुर्की इज आल्सो ट्राइंग टू गेट मेंबरशिप ऑफ द ब्रिक्स, ऑल्दो उसको काफ़ी यूरोप ने भी कहा है कि ना करो, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, बट तुर्की इज स्टिल showing the positive signs. Maybe it's diplomacy, but it can be practically. तो साउथ अमेरिका के अंदर भी ब्राज़ील ऑलरेडी वो ब्रिक्स का हिस्सा है। तो दिस इज शोइंग दैट द ग्रिप ऑन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स ऑफ द USA इज लूजिंग। अब USA की तरफ अगर हम देखें, बल्कि USA के जाने से पहले हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर भी जो SCO हेड ऑफ स्टेट्स का इजलास हो रहा है, सारे प्राइम मिनिस्टर्स यूजली आ रहे हैं, चाइना का भी और बाकी भी कंट्रीज़ का। तो पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो भी टुवर्ड्स एशिया और न्यू पावर्स की तरफ फील होती है। लेकिन पाकिस्तान इज़ अ स्विंग स्टेट। पाकिस्तान के अंदर कॉलोनियल स्ट्रक्चर बड़ी मजबूती से बना हुआ है, और कॉलोनियल स्ट्रक्चर 3 लेयर्स होती हैं कॉलोनियल स्ट्रक्चर की। एक कॉलोनियल लीडरशिप होती है जो देसी ही होती है, लेकिन वो उसका इंटरेस्ट मास्टर्स के साथ होता है, कॉलोनियल ताकतों के साथ होता है। तो पाकिस्तान की जितनी भी देसी एलीट है, ये हमारे जितने भी लीडर्स नज़र आते हैं, हमारे जैसे हमारे रिश्तेदार भी होते हैं सब टाइम, लेकिन इनकी पॉलिटिकल ओरिएंटेशंस वेस्ट के लिए काम करती है, तो ये स्टिल प्रिवेल करती है। इन सब के बैंक अकाउंट्स, इनके घर, इनकी रिटायरमेंट के बाद बड़े बड़े जो हमारे बड़े बड़े लोग हैं, तगड़े लोग भी जिनको कहा जाता है पाकिस्तान, ये सारे उधर मूव करते हैं। अभी भी यही सिलसिला चल रहा है। तो एक स्ट्रॉन्ग कॉलोनियल पॉलिटिक्स पाकिस्तान में लीडरशिप मौजूद है। दूसरा कॉलोनियल कंट्रोल है इकोनॉमिक्स का। अब यहाँ पे ये वीक हो गई है कॉलोनियल।
ताकतें, पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है बड़ी वीक हुई है और IMF के ज़रिए कंट्रोल करके पाकिस्तान को वो और ज़्यादा दबाते रहे हैं, अभी भी कर्जा दिया है और शराइत के साथ। लेकिन पाकिस्तान दूसरे एशियन, चाइना के साथ, रशिया के साथ तो खैर इतना नहीं, बट चाइना के साथ काफ़ी अरसे से एग्रीमेंट्स उसके हैं और बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्प भी ली है। तो एक इंस्टीट्यूशंस की डिपेंडेंस बन गई है। अब इसमें दो चीज़ें हैं, इसको एनालिसिस की दो लेयर्स हैं। एक है कि जितने भी जर्नल्स हैं या ये जितने भी हमारे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं जिनको कोलोनियल लीडरशिप मैं कहूँगा, देसी लीडरशिप फॉर द वर्किंग फॉर द कोलोनियल मास्टर्स, जिनके ज़ातियात हैं, ज़ाती चीज़ें, एक इदारे हैं, तो इदारों को सपोर्ट अमेरिका टेक्नोलॉजी में या वेस्ट नहीं कर रहा, तो वो देखते हैं चाइना की तरफ। लेकिन इन लोगों के ज़ाती जो इंटरेस्ट हैं वो रिटायरमेंट के बाद उधर भागते हैं। तो ये एक क्लैश है स्टेट के अंदर, तो इसलिए इनको एशिया के साथ भी चलना पड़ रहा है और वेस्ट को भी ये छोड़ना नहीं चाहते, जो लीडरशिप है, जो फ़र्द है। लेकिन इंस्टीट्यूशनल साइकोलॉजी डिफरेंट होती है। इंस्टीट्यूशनल साइकोलॉजी का एनालिसिस करें तो पता चलता है कि बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन हैं, मिलिट्री वगैरह, ये सारे इनकी मजबूरी अब बन चुकी है कि चलना। JF-17 थंडर की अज़रबैजान को फ़रोख्त इस चीज़ का सिंबल है कि एक्सपोर्ट पाकिस्तान के बढ़ाने के लिए SCO कंट्रीज़, एशियन कंट्रीज़ यानी कि चाइना वगैरह कोशिश कर रहे हैं। जबकि जो थर्ड लेयर है कॉलोनियल स्ट्रक्चर की, यानी सोशल कंट्रोल, वो मीडिया के ज़रिए अभी भी पाकिस्तान का मीडिया वो वेस्ट को सपोर्ट कर रहा है। जब तक पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट नहीं किया कि आयरन डोम फेल हो गया है, पाकिस्तानी मीडिया ये बता रहा था कि ईरान के मिसाइल तो बस ऐसे हवा में ठुस हो गए। पाकिस्तान का मीडिया मुसलसल प्रेजिंग पे लगा रहता है। तो ये कॉलोनियल कंट्रोल है, सोशल कंट्रोल है। एजुकेशनल सिस्टम तो पहले ही हमारा इन्होंने ख़राब किया हुआ है, तो उसके ज़रिए अच्छे माइंड पैदा नहीं हो रहे। और फिर नज़रिया इस्लाम के बारे में एक ऐसे मुल्लाज की खेप तैयार की हुई है जिन्होंने शिद्दत पसंदी को दिया है, नेशनलिज्म की बजाय पैन इस्लामिज़म को सपोर्ट किया है। और पैन इस्लामिज़म के जो अलमबरदार हैं वो पहले वाले तो फेल हो गए हैं। अब डॉक्टर जाकिर नायक जो कि पैन इस्लामिज़म का और शिद्दत पसंदी की एक सिंबल है, उसको दोबारा पाकिस्तान में लॉन्च किया गया। अब ये जहाँ डॉक्टर जाकिर नायक एक उसमें उसकी याददाश्त बड़ी अच्छी है, काफ़ी वो कंपैरेटिव एनालिसिस भी करता है, लेकिन इस्लाम की जो हिस्ट्री है उसमें अदियान का कंपैरेटिव एनालिसिस कभी नहीं है। इस्लाम में खुदाओं को बुरा भला कहना या उनके बारे में बात करना, कंपैरेटिव एनालिसिस में हम यही फिर होता है ना कि वो दूसरे को आप डाउन करते हैं, ख़ुद को सही डिबेट करते हैं। इस्लाम में तो दावत है, डिबेट नहीं है। इस्लाम में जहाद है, फसाद नहीं है। अब इन्होंने फसाद किया, एक दूसरे की जंग लड़ी और उसको जहाद किया, एक मुल्ला की खेप ने उसको इस्लाम का नुमाइंदा करार देना। और अब ये सारे फेल हो गए थे। वो डॉक्टर इसरार भी फौत हो गया था, मदूदी साहब, यही जो माइंड सेट बनाते थे शिद्दत पसंदी के लिए। अब पाकिस्तान में कोई खातिर खा मौलवी ऐसा नहीं था बड़े कद का मशहूर, तो इन्होंने कहा अब एक इंडियन है, अब उसके पासपोर्ट की क्या सिचुएशन होगी। एक इंडियन सिटीजन्स को आप, जो कि हम क्लेम करते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, तो एक इंडियन सिटीज़न को किस बेस के ऊपर एक पासपोर्ट जारी करके उसको सिटीजनशिप दी जाएगी, इसके बारे में अब इसका क्या फ्यूचर क्या होगा डॉक्टर जाकिर का। तो उसको यहाँ पे पहले तो उसकी केस्टें प्रमोट की गई, उसको अब फिजिकली भी उसको इधर ला के बिठाया गया और उसका माइंड सेट नॉट अ नेशनलिस्ट माइंड सेट, वतन का माइंड सेट होना चाहिए। क्यों वतन ज़रूरी है। जब पाकिस्तान का बुरा वक्त आता है तो मजहबी जो दूसरे मुल्क है, मज़हब हमारे हम मज़हब, क्या वो पाकिस्तान की सपोर्ट करते हैं? गल्फ़ में रहने वाले दाएं बाएं, अभी ये सेंट्रल एशिया अज़रबैजान में जो वाक़या हुआ था, जो हॉस्टल के ऊपर उन्होंने अटैक कर दिया था, मुसलमान ही थे ना।
तो पैन इस्लामिज्म तो एक पिटी हुई एक डिफीटेड फिलॉसफी है जो कि साम्राज्य हथकंडे के तौर पे इस्तेमाल होती है। अपने वतन के लोग ही आपके असल होते हैं, आपका वतन ही आपकी ताकत होता है। तो इनके इस तरह के प्रीचर्स को लाना, ये शोज के कॉलोनियल स्टेट के अंदर सोशल कंट्रोल स्टिल कॉलोनियल मास्टर्स के हाथों में है। सो दिस इज द लेयर ऑफ द सेकेंड लेयर ऑफ द एनालिसिस। लेकिन अब ये जंग जारी है, इस जंग में अब ये दो कंट्रोल तो स्टिल वेस्टर्न ताकतों के हाथ में नज़र आते हैं, लेकिन इकोनॉमिक कंट्रोल बड़ा तेज़ से स्लिप होता जा रहा है। और ये इसकी स्लिप जो हो रहा है उसके पीछे, जिस तरह मैंने बताया कि टेक्नोलॉजी का तवाज़न जो है वो एशिया की तरफ ज़्यादा होता जा रहा है, और इसराइल की आयरन डोम फेल हो गया तो गल्फ़ के अंदर भी तवाज़न जो ताकत का है वो अब कॉलोनियल ताकतों के हाथ में नहीं रहा। तो इस हालत में बख्शू को भी बदलना पड़ेगा। बख्शू बदलेगा क्योंकि अब बख्शू 15 अक्टूबर को एससीओ का इजलास करने जा रहा है पाकिस्तान। लेकिन अब इस इजलास को यकदम वो डंडापुर और आईके एक्टिवेट हो गया, इमरान खान को रिलीज करो। अब इमरान खान की पॉलिटिक्स का कोई पैटर्न नहीं है। कभी ये कहता है रिकॉर्डिंग होनी चाहिए प्राइम मिनिस्टर की, कभी कहता है नहीं होनी चाहिए, ऐसा ही नहीं करनी चाहिए, कभी फौज को दुआएं देता था, कभी नहीं, कभी वेस्ट को गाली देता है, कभी वेस्ट को गले लगाता है। तो अब ये एससीओ का इजलास अगर मुतासर होता है तो इमरान खान की पॉलिटिक्स भी खुल जाएगी कि ये नेशनलिस्ट लीडर था या ये इक़्तिदार का भूखा है और उसके लिए ये कुछ भी करने को तैयार है, या अगर वो नहीं कर रहा उसकी पार्टी उसके हाथ से निकल गई है। जो भी होगा ये वक्त ही बताएगा इमरान खान कमिंग इसकी। अगर ये एससीओ का इजलास पोस्टपोन होता है और ये मुल्क में हालात ख़राब होते हैं तो फिर ये क्लियर साइन होगा। अगर वाकई इमरान खान को रिलीज़ करवाने की जद्दोजहद है तो वो तो ठीक है, उसमें तो कोई हरज नहीं है, वो पॉलिटिकली उसको पकड़ा हुआ है उन्होंने, तो दे हैव द राइट टू प्रोटेस्ट। बट पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की कुछ लेयर्स तो क्लियर हो गई कि इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनकी नीड चाइना है और दे कैन नॉट इग्नोर एनी मोर। लेकिन इंडिया का जो टिल्ट है टुवर्ड्स वेस्ट वो भी अब क्लियर होता जा रहा है। इस तरह के पिछले व्लॉग में, पिछले न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के एपिसोड में मैंने ये बताया था कि एससीओ में कि जो कजाकिस्तान में इजलास हुआ था, हालांकि उधर पुतिन भी आया था, शी जिनपिंग भी आया था, सारे स्टेट लीडर्स आए थे, शहबाज शरीफ मियाँ साहब भी गए हुए थे, तो लेकिन ये नहीं गया था नरेंद्र मोदी। और इस इजलास में भी हेड ऑफ गवर्नमेंट्स आ रहे हैं। हेड ऑफ गवर्नमेंट मीन्स प्राइम मिनिस्टर्स यूजुअली हेड ऑफ गवर्नमेंट्स होते हैं, लेकिन मोदी साहब नहीं आ रहे, जयशंकर आ रहा है। दिस शोज कि उसकी प्रायोरिटीज़ नहीं है। अब मोदी साहब का कद इतना बड़ा नहीं हुआ जितना पुतिन का बड़ा कद है। दुनिया में ना डिप्लोमेटिक लेवल पे लीडर्स के कद की वजह से, ये लीडर नहीं, कंट्री के कद की बेस के ऊपर डिसीजन होता है। अब शी जिनपिंग ये पुतिन वो नहीं जाते हैं यूनाइटेड नेशन में, उनके फॉरेन मिनिस्टर्स जाते हैं, लेकिन मोदी साहब भी अब नहीं जा रहे हैं माशाल्लाह, और ये जयशंकर को भेजते हैं। बहुत बड़ा लीडर हो गया। हालांकि दूसरी तरफ G7 का इजलास होता तो भागा गया, ये पिछली दफा भी गया था, अंबानी के बेटे की शादी में गया ये बंदा और ये एससीओ के हेड ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग में नहीं आ रहा। लुक एट दी इंटेलेक्चुअल लेवल ऑफ दिस। ये इंटेलेक्चुअल लेवल का बात भी नहीं है, ये पॉलिसी की बात है कि बीजेपी क्या है और बीजेपी की प्रायोरिटीज क्या है। बीजेपी की सर्वाइवल किस में है? बीजेपी की सर्वाइवल वेस्ट के साथ है, क्योंकि ये इनके पास कोई एजेंडा नहीं है सिवाय हिंदू मुस्लिम हेट के अलावा। अब एक बंदा अंबानी के बेटे की शादी में जाता है और इधर नहीं जा रहा, जो एक पूरी कौम का 1.25 अरब 1.5 अरब जो भी आबादी इंडिया की, उसके लोगों का मसला है। तो लुक एट द प्रायोरिटीज। इधर आने से कश्मीर का इशू भी रिजॉल्व करने में नहीं चाहता। ये कैसे भाग सकते हैं कश्मीर के इशू से? वेदर साउथ एशिया शुड बी यूनाइटेड और शुड रिजॉल्व द कश्मीर इशू।
या पाकिस्तान को इतनी ताकत है कि पाकिस्तान को तोड़ दें, तो ऐसे होगा ना। चीज़ें तो रिजॉल्व तो होनी है, चीज़ें स्टेटस को तो मेंटेन नहीं रहना, चीज़ें आगे की तरफ जानी है, पीछे की तरफ जानी है। तो ये भागने से मसले हल नहीं होते हैं। इंडिया को टेबल पे आगे बात करनी चाहिए। और पाकिस्तान को भी, पाकिस्तान तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल अब लग रहा है सिनेरियो में, लेकिन इंडिया अपनी वो नेशनलिस्ट करैक्टर शो कर रहा है। तो नेशनलिस्ट करैक्टर तो यही था ना कि इंडिया डिवाइड ही ना होता। उस पर वक्त भाग के सारे ने साइन कर दिए थे, सिवाय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के सारे हिंदू लीडर्स जितने भी थे उन्होंने साइन कर दिए थे। गांधी जी के भी साइन थे, हालांकि वो रिस्पेक्टेड आदमी समझा जाते हैं। तो वो भी एग्री कर गए थे, साइन पता नहीं है कि नहीं, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, क्योंकि उस वक्त प्रेसिडेंट वो नहीं थे कांग्रेस के। लेकिन ये हिस्टोरिकली प्रूवन है कि वो एग्री हो गए थे। और नेहरू के तो साइन है, मौलाना आज़ाद के साइन नहीं है, क्योंकि वो उसके पास कांग्रेस की कोई थी पोजीशन थी। तो एक ही बंदा था जिसने डिवीजन को एक्सेप्ट नहीं की था, दैट वाज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो अब नेशनलिज्म, ट्रू नेशनलिज्म तो ये थी ना, ये खित्ता डिवाइड ही ना होता, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पे ये एक्सेप्ट ही ना किया जाता कि ये खित्ता डिवाइड हो। अब जब डिवाइड हो गया है तो फिर उस फार्मूले को स्टेट्स के ऊपर क्यों नहीं अप्लाई होगा? स्टेट्स के ऊपर भी अप्लाई होना चाहिए। ठीक है, उस वक्त अगर नहीं हो सका, ये मुस्लिम लीग की लीडरशिप की फेलियर थी कि ये फार्मूला जो ब्रिटिश प्रोविंसेस के ऊपर अप्लाई होता था वो स्टेट्स के ऊपर भी होना चाहिए था। उस वक्त कैसे पॉलिटिक्स हो रही थी। चलें इसको मजहबी बुनियादों पे कश्मीर को ना भी देखें, तो ये जो दरिया हैं पाकिस्तान के अंदर बहते, जो पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर, तो क्या इसके पानी को मुस्तकिल बुनियादों पे अब ये इंडिया में जाएंगे? और अगर मजीद पॉलिटिक्स ख़राब होती तो बाकी 3 दरिया भी क्या इंडिया उस पर कब्जा करेगा? तो फिर दिस इज़ नॉट अ रिलीजियस वार, तो ये तो सीधी सीधी इकोनॉमिक वार है। ये वतन की फिर जंग बन जाएगी। इंडस सिविलाइजेशन और रेस्ट जो भी इंडिया की सिविलाइजेशन है, गंगा जमुना सिविलाइजेशन की, इंडियन पंजाब का मसला क्या है? वो नहीं चाहते हैं कि उनका पानी किसी और सूबे को मिले, लेकिन इसकी बेसिस तो सारी इसी में, उसी चीज़ों में छुपी हुई है ना, इनको दबा नहीं सकते हैं। तो बात अब खुल के सामने आ गई है कि मोदी की प्रायोरिटीज़ क्या हैं। और अभी भी वो जब यूएनओ में गए हैं तो क्वाड की मीटिंग में बैठे हैं। अब क्वाड है क्या? कॉलोनियल, एक अमेरिकन चीज़ है, अमेरिकन प्रोजेक्ट है टू डाउन द चाइना, और उसमें क्या है। लेकिन अब जो तेज़ी से स्लिप होती हुई पावर जो अमेरिका की है, वो सिर्फ यूरोप का, ये फ्रेंच फील नहीं कर रहे, मैक्रोन वगैरह जिन्होंने इसराइल को फर्दर अग्रेशन से मना कर दिया है, बल्कि जापानीज भी फील कर रहे हैं। Japanese are much sensible people. They are much more calculated. उनका नया जो प्राइम मिनिस्टर अशीदा आया है, उसने जो स्टेटमेंट्स दी हैं, दीज आर अलार्मिंग। उसने कहा है कि यूएसए और जापान को अब अपने रीथिंक करना चाहिए अलायंस। यूएसए और जापान को, यूएसए के जो नूक्स हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उनका जॉइंट कंट्रोल करना चाहिए। यूएसए की बेसिस हैं इधर ईस्ट एशिया में, उनका जॉइंट कंट्रोल लेना चाहिए। और एक नया क्वाड बनाना चाहिए जिसमें जापान हो, एक नई नेटो बनानी चाहिए जिसमें जापान हो, जिसमें साउथ कोरिया हो, इंडिया हो, एक क्वाड से मतलब थोड़ा से बड़े लेवल। लेकिन उसमें द मोरल ऑफ द स्टोरी कि उसमें जापान को एक फुल फ्लेज पावर का दर्जा मिले, मिलिट्री पावर का। सिर्फ इकोनॉमिक पावर तो ऑलरेडी है। तो ये एक बिग अचीवमेंट जिसको यूएस ने फॉरन डिनाई किया, हो अब स्टिल अहेड ऑफ टाइम, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। तो जापानीज अब तो इसका मतलब यूएसए का जो पावर सेंटर है वो हिलना शुरू हो गया है, शेकी हो गया है। अब गल्फ के अंदर जो यूएसए की पॉलिसी थी, जो आयरन डोम का स्ट्रेंथ थी इसराइल की, वो ख़त्म हो गई है। सीरिया ऑलरेडी कंसोलिडेट पावर कर चुका है। अब ये नई जंग छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो ईरान ने इनको फौरन रिटेलिएट किया और स्ट्रांगली किया है। तो अब
वो लेबनान के ऊपर ही चढ़ाई की हुई हैं, बट जो एशियन ताकतें हैं वो इनको सपोर्ट डेफिनेटली कर रही होंगी. दिस वॉर विल नॉट हेल्प द प्रॉक्सी, क्योंकि दुनिया असूली तौर पे इसराइल को इसलिए तस्लीम नहीं करती. दुनिया के मेजॉरिटी मुल्क 80% सिवाय चंद एक के वाइट फार्म नेशंस के, दुनिया के अक्सर मुल्क जो हैं वो इसराइल को तस्लीम नहीं करते. क्यों? क्योंकि वो फ़लस्तीन से यारी है इनकी. नो, इसराइल इज़ अ कॉलोनियल स्टेट. दुनिया की पहली कॉलोनियल स्टेट स्पेन थी, जिसने अल अंदलस को ख़त्म करके वहाँ के लोकल लोगों को, जो 800 साल से या उससे भी पहले के कुछ कन्वर्ट थे, कुछ अगर अरब भी थे, तो वहाँ 800 साल रहने से बंदा लोकल नहीं होता. 800 साल तो तक तो किसी भी खित्ते में लोग नहीं रहते. उनको निकाला, उनको मारा. तो पहली कॉलोनियल स्टेट थी. इसराइल इज़ अ मॉडर्न कॉलोनियल स्टेट. दुनिया में ये हक तस्लीम हो चुका है कि जो लोग जिस खित्ते में रहते हैं 2 जनरेशन्स के बाद वो उसी खित्ते के होते हैं. 100 200 150 साल के बाद वो उसी खित्ते के होते हैं. तो अब जब उस खित्ते के होते हैं तो फ़लस्तीन के खित्ते के ऊपर तो फ़लस्तीनियों का हक है. अब यूरोप से लोगों को ला के इधर बसाया गया. ये सहूनी मूवमेंट यूरोप के यहूदियों की थी, अरब के यहूदियों की नहीं थी. तो उनको सारों को इकट्ठा किया और इधर उनको ला के बिठा के आबाद किया गया. तो दुनिया इस हक को तस्लीम नहीं कर रही. अगर वो कर लेगी तो दुनिया समझती है कि अगर वेस्ट पावरफुल हो जाए तो क्या चाइना के अंदर जनाब वो इंडिया के बुद्धों को ला के बिठा देगी, या वो क्योंकि बुद्धिज़्म इंडिया से निकली थी तो इंडिया के बुद्धों को ला के चाइना में बिठा दो. एक मजाक है. दिस इज़ नॉट अ. दुनिया इस हक को तस्लीम करती है कि जो जिस खित्ते के लोग हैं, अगर 2-3 जनरेशन से वो वहाँ रह रहे थे, तो वो उस खित्ते के लोग हैं. नए लोगों को वहाँ ला के नहीं बसाया जा सकता अनटिल अनलेस किसी मुआहदे के तहत ना हो. तो इसलिए जूस को या इसराइल को दुनिया एक्सेप्ट नहीं कर रही ओरली. ये वजह है, ना कि फ़लस्तीनियों के साथ किसी को, मुसलमानों के साथ मोहब्बत है किसी को. ये चक्कर नहीं है. तो द वन लास्ट थिंग कि पाकिस्तान को आइसोलेट करने की जो इंडियन पॉलिसी थी वो फेल हो गई है. क्यों? क्योंकि एशियन ताकतें पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही हैं. अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया ने विज़िट किया है, रशिया के प्राइम मिनिस्टर ने विज़िट किया था, अज़रबैजान, सेंट्रल एशियन स्टेट्स आ रही हैं. तो दिस शोज़ कि पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक आइसोलेशन कम हो रही है. वो डेफिनेटली इस वजह से हो रही है कि वो एससीओ के साथ चलना चाह रहा है. वेस्ट उसको मलाइन करता था, पाकिस्तान को स्टिल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये जो डिप्लोमेसी चल रही है इसमें एशियन सपोर्ट इसको करेगी. लेकिन एट दी एंड कोई भी दुनिया में कोई किसी को अनलिमिटेड सपोर्ट नहीं कर सकता या बड़ा नहीं कर सकता जब तक वो खुद नेशन, वो खुद खित्ता अपने हकूक़ के लिए लड़ता नहीं है और वो खुद आगे अच्छा सिस्टम नहीं बनाता, अच्छी स्टेट्स कायम नहीं करता. तो पाकिस्तानियों को ये सोचना होगा. और ये जो मदारी शिद्दत पसंद मजहबी मदारी हैं, जो कि सोशल कॉलोनियल इत्यार की पहली एक 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 डाउट है, इनको अंडरस्टैंड करना होगा, विजडम की तरफ जाना होगा. और लेट्स सी के नेक्स्ट हमारी एपिसोड तक दुनिया में क्या डेवलपमेंट्स होती हैं. सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड we will come in the next episode with the more recent developments. Thank you very much.